नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 7 नई डिफेंस पीएसयूज और उनके लिए जो नए कॉमन एचआर रूल्स आए हैं उनके बारे में। ये रूल्स हर एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक नया चैप्टर तो शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन नए एचआर रूल्स का हर एम्प्लॉय के करियर पर क्या असर पड़ेगा। मतलब चाहे कोई एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव, इन बदलावों से उनकी सैलरी, प्रमोशन और फ्यूचर प्लानिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए इन्हीं रूल्स को जरा बारीकी से समझते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि नई सैलरी कैसी होगी, फिर बात करेंगे प्रमोशन के रास्तों की, उसके बाद हेल्थ, लीव और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि अलाउंस और फाइनेंशियल एडवांस में क्या कुछ है, और आखिर में समझेंगे कि परफॉर्मेंस को कैसे नापा जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, पैसा। देखते हैं कि ये जो नया कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर है वो आखिर है कैसा। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि टोटल सैलरी को प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब जितनी सैलरी अभी मिल रही है उससे कम तो नहीं होगी। जो बेसिक पे है उसे एक नए स्केल में फिट किया जाएगा और हर साल उस पर 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक कैफेटेरिया अलाउंस भी है जो शुरू में सबके लिए 26% होगा। और हाँ, परफॉर्मेंस के बेस पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी पीआरपी भी मिलेगा। अच्छा, सैलरी की बात तो हो गई। अब आते हैं प्रमोशन पर। करियर में आगे बढ़ने के लिए इस नई पॉलिसी में क्या कुछ है, आइए देखते हैं। तो प्रमोशन के लिए ना अब 3 रास्ते हैं। पहला है टाइम बाउंड प्रमोशन, मतलब एक तय वक्त तक सर्विस पूरी करने पर प्रमोशन मिल जाएगा। दूसरा है वैकेंसी बेस्ड, जिसमें एलिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। और तीसरा, जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है आरपीसीटी यानी रैपिड प्रमोशन कॉम्पिटिटिव टेस्ट। ये एक तरह का फास्ट ट्रैक है नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जिससे वो एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रमोशन क्लस्टर्स का। देखिए, इस नई पॉलिसी में क्या किया गया है कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड्स को अलग अलग क्लस्टर्स में ग्रुप कर दिया गया है। इससे प्रमोशन का पाथ एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे क्लस्टर जी में सारे नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड्स हैं और क्लस्टर ए से एफ तक सारे एग्जीक्यूटिव ग्रेड्स। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्लस्टर जी के अंदर जितने भी प्रमोशंस हैं वो टाइम बाउंड होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई लोअर ग्रेड में 3 साल की सर्विस पूरी कर लेता है और बाकी क्राइटेरिया भी मीट करता है तो उसे अगले ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैसे बना जा सकता है। इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो नॉर्मल प्रमोशन का रास्ता है, जिसमें WSG ग्रेड में 3 साल पूरे होने पर सीनियरिटी और परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन मिलता है। और दूसरा है आरपीसीटी यानी रैपिड प्रमोशन। ये एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट है और ये एक तरह का एक्सेलरेटेड पाथ है। इसमें कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और फिर इस टेस्ट के जरिए सीधे एग्जीक्यूटिव कैडर में एंट्री मिल सकती है। ये पूरी तरह मेरिट पर बेस्ड है, जो कि करियर में तेजी से आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ, लीव और रिटायरमेंट की। मतलब वो सारी चीजें जो वेलबींग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए जरूरी हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए जितने भी परमानेंटली एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉयज हैं वो सब अब कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम के तहत कवर होंगे। इसमें होगा क्या कि एम्प्लॉय अपनी बेसिक पे और आईडीए का 10% कंट्रीब्यूट करेगा और कंपनी अपनी तरफ से 14% कंट्रीब्यूट करेगी। इससे रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाएगा। और हाँ, ग्रेच्युटी के नियम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। मेडिकल बेनिफिट्स के लिए फैमिली की डेफिनेशन को भी एकदम साफ कर दिया गया है। इसमें कौन कौन आता है? पति या पत्नी, डिपेंडेंट पेरेंट्स और बच्चे। बच्चों के लिए भी क्लियर है, बेटे 30 साल की उम्र तक या जब तक कमाना शुरू ना कर दें और बेटियां शादी होने तक या कमाना शुरू करने तक। इस क्लैरिटी से यह साफ हो जाता है कि बेनिफिट किसे मिलेगा। छुट्टियों के मामले में भी अब सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। अब 7 डीपीएसयूज में हर एम्प्लॉय को 1 साल में 12 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं अलाउंसेस और फाइनेंशियल एडवांसेस पर। मतलब वो सपोर्ट जो ट्रैवल, घर बनाने और दूसरी जरूरतों के लिए मिलता है। ऑफिशियल टूर पर जाने के लिए जो ट्रैवल और डेली अलाउंस यानी टीए या डीए मिलता है, उसके नियम भी एकदम क्लियर हैं। हर ग्रेड के हिसाब से रहने और खाने के लिए एक लिमिट तय कर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं, E8 और E9 ग्रेड के ऑफिसर्स को रहने के लिए 10,000 रुपये और खाने के लिए 2,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है।
घर बनाने के लिए जो हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है उसकी मैक्सिमम लिमिट अब 50 लाख रुपए है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने में काफी मदद करता है। तो सवाल ये है कि इस एडवांस पर इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा। प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। देखिए, साल की शुरुआत में जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी GSEC का यील्ड होगा, बस उसमें 0.5% और जोड़ दिया जाएगा और वही फाइनल इंटरेस्ट रेट होगा। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशंस। मतलब काम को कैसे मापा जाएगा और उसे ग्रेड कैसे दिया जाएगा, समझते हैं। इस नए सिस्टम का जो कोर है वो है म्यूचुअली अग्रीड टारगेट्स यानी MAT। इसका सीधा सा मतलब है कि साल के शुरू में एम्प्लॉई और उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर मिलकर कुछ टारगेट सेट करेंगे जो स्पेसिफिक और मेजरेबल होंगे। परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन काफी हद तक इन्हीं टारगेट्स को पूरा करने पर बेस्ड होगा। एग्जीक्यूटिव्स के लिए परफॉर्मेंस का वेटेज कैसे बटा हुआ है वो यहाँ साफ दिखता है। जैसे जूनियर लेवल्स पर यानी E0 से E2 तक मैट का वेटेज 80% है, लेकिन जैसे जैसे कोई सीनियर होता जाता है, मान लीजिए E5 से डायरेक्टर लेवल पर, तो मैट का वेटेज घटकर 50% हो जाता है और फिर पर्सनल एट्रीब्यूट्स और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज को भी वेटेज दिया जाता है। नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग का सिस्टम बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। परफॉर्मेंस को 5 कैटेगरी में रेट किया जाएगा, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग से लेकर पुअर तक, और हर रेटिंग के सामने उसका एक न्यूमेरिकल ग्रेड भी है। इससे इवैल्यूएशन में काफी क्लैरिटी आ जाती है। तो ये जो नए रूल्स हैं, ये सिर्फ कुछ बदलाव नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ और बेनिफिट्स के लिए कॉमन फ्रेमवर्क देते हैं। तो अब जब ये सब कुछ क्लियर है, तो असली सवाल ये है कि एक एम्प्लॉय अपने करियर के सफर में अगला कदम उठाने के लिए इन मौकों